हेलो स्टूडेंट, हरियाणा जुडिशरी का पेपर आप सभी लोगों का पेपर हो चुका है. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहा, देयर आर मेनी डाउट्स इन द स्टूडेंट्स की कट ऑफ कितना जाएगा पेपर. कुछ बोल रहे हैं इजी है, मॉडरेट है. देयर आर सम स्टूडेंट हु आर सेइंग सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इज क्रिएटेड. तो इस सेशन में हम पूरे पेपर को डिस्कशन करेंगे आपके साथ. हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका स्टैंडर्ड पेपर का कैसा था. एंड इन एडिशन टू दिस यू विल मेंटेन योर सेल्फ कि आप माइंड मेकअप कर लो कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा. ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट विद मी. This is the first question and please remember the student, I am taking the series B. हम लोग सेट बी ले रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट का सेट बी है आप उसको देखिए, जिनका सेट सी या डी बी है वो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखोगे. सो मोस्ट प्रेफरेबल इज बी. नाउ जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो इन्होंने सेट बी में पूछा था वो इन्होंने लोकल लॉज से पूछा. दैट इज अबाउट कि जो आपका अर्बन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1973 है, इसमें इन्होंने सिंपली पूछा कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन नहीं आता या कौन आता है. यहाँ पर जो था कि नो ओनली द प्राइमरी प्रॉपर्टी ओनर इज क्वालिफाइड, या फिर टेनेंट भी आएगा. तो टेनेंट जो है उसको भी इन्होंने लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में, अगर आप किसी को सबटेनेंसी पे देते हो तो वो टेनेंट भी आपका लैंडलॉर्ड की कंसिडरेशन में आ रहा है. आपका आंसर बी करेक्ट होगा. ठीक है, तो आपने अगर बी लगाया है देन बी फील हैप्पी ऑन दैट कि आपका करेक्ट आंसर है. इसके बाद एक आपका सेक्शन 11 पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और उन्होंने पूछा है आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं अगर आपने कन्वर्ट करना है नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से प्रॉपर्टीज को, तो क्या करना पड़ेगा. बहुत जनरल क्वेश्चन था. अगर आपने कॉमन सेंस भी लगाया होता तो आप कर लेते कि अथॉरिटी की परमिशन तो आपको चाहिए, तो ओनली विद द परमिशन ऑफ द राइटिंग ऑफ कंट्रोलर आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. दिस वाज बी, तो आपका बी इसमें आंसर था. देन वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. Please remember student, question number 3 is from CPC and it is from the interpretation clause of decree की definition. डिक्री की डेफिनेशन में क्या आता है, उस डेफिनेशन को अगर आपने पढ़ा है उसमें दिया है डिक्री में क्या नहीं आता. तो क्या नहीं आता अगर आप पढ़ोगे and then you will include कि क्या आता है, तो ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन इन प्लेन, नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस को आप ले रहे हो. दैट इज व्हाट. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है विच द फॉलोइंग डिसीजन इन द CPC इज टू बी ट्रीट एट डिक्री. तो अगर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है तो वो डिक्री की कैटेगरी में आता है. योर आंसर इज डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, नो डाउट. इनका क्वेश्चन जो था वो मैगजीन पे था. कोरम नॉन जुडाइज हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. कोरम नॉन जुडाइज का मतलब होता है द कोर्ट विच हैज नो ज्यूरिसडिक्शन. और अगर आप सीपीसी में याद कर पा रहे हो, जो हम लोग ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं, तो अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इवन देन इट हैज डिसाइडेड एनीथिंग, देन दिस डिसीजन विल बी नल एंड वाइड. तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी. क्यों? क्योंकि आप कोर्ट को बता रहे हो, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और अगर वो ऐसा जजमेंट एंड डिग्री देता है तो वो नल एंड वाइड होगा. राइट. तो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, 4 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट अबाउट इज दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. आप देखोगे जब हम लोग ऑर्डर 1 पढ़ते हैं, देन वी टॉक अबाउट जेंडर ऑफ पार्टीज एंड अदर्स. वहां पर आपने ऑर्डर 1 रूल लाइन भी पढ़ा था. कौन सी पार्टीज का ज्वाइन ना करोगे अगर आप, तो फिर इफेक्ट पड़ेगा. तो वहां पर लिखा है मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये रूल नॉन ज्वाइंडर पर लागू नहीं होता. किस पर? नॉन ज्वाइंडर ऑफ इसेंशियल पार्टी यानी नेसेसरी पार्टी. तो अगर आप नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हो तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा. द सूट में बी डिफीटेड. तो डिफीट कैसे हो जाएगा, वो आपका आंसर होगा सी. राइट. एक क्वेश्चन बड़ा इजी उन्होंने पूछा पॉलिटी से, विच वाज इन पॉलिटी एग्जैक्टली, कि कितने शेड्यूल थे ओरिजिनल टाइम पर. तो देयर आर सम स्टूडेंट, ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन था, सभी का आंसर करेक्ट होगा क्योंकि हमारे पास 8 ही है. बट देयर आर सम स्टूडेंट हु हैव टिक फॉर 9. उनको लग रहा है कि 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11 अबाउट ग्राम पंचायत एंड 12 अबाउट म्युनिसिपैलिटीज. तो आपका पहला जो फर्स्ट लॉ अमेंडमेंट था, हमने संविधान में पहला जो अमेंडमेंट करके पहली शेड्यूल जो इंसर्ट की है एडिशनली, वो हमने 9th शेड्यूल की है. और आपको पता है 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट there are some legislation which has been brought in the 9th schedule, judicial review नहीं होगा. करेक्ट. तो यहाँ पर हमने सेफगार्ड दिए थे कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन को. आपका आंसर सी था क्योंकि हमारे पास ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे. सॉरी, आंसर आपका डी है क्योंकि हमारे पास पहला हमने ये वाला ऐड किया है. तो अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, देन दे आर 8. राइट टू प्रॉपर्टी सभी को पता है, हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया अंडर आर्टिकल 19(1)(f) किस अमेंडमेंट के थ्रू, 44th से. राइट. तो दैट इज द आंसर ए.
Then come to the next question, that is Article 352, which is very easy question. I would say that it is not the tough question, not moderate, but it's easy. क्योंकि simply उन्होंने पूछा कि Article 352 में क्या है, बहुत बार हम पढ़ते रहते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो दैट इज फाइन. हाँ, आपका जीके का जो ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा. क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने पूछा कि हमने जनगण मन को किस दिन एक्सेप्ट किया है, डिक्लेयर किया है कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. यहाँ पर आंसर इज ऑफ 24 जनवरी 1950, इस दिन हमने एक्सेप्ट किया है. और यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया था 26 जनवरी 1949 से, क्योंकि ये आपका विधिक दिवस माना जाता है. इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है. 15 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे. तो अगर आप कैंसिलेशन भी लगाते तो बहुत आराम से आप 24 जनवरी को करेक्ट कर सकते थे. सो अगर आपने इसको टिक किया है, then your answer is correct. Now come to the next point, it is from the history. History means to say, जब आपका देश आजाद हो रहा है उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन थे, तो आपको अगर याद आएगा ना, क्लीमेंट एटली. बिकॉज चर्चिल तो नहीं थे, बिकॉज चर्चिल हमेशा इंडिया के फेवर में नहीं, अगेंस्ट बात कर रहे थे, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, जबकि ये लेबर पार्टी से थे. गवर्नमेंट चेंज हुई थी, लेबर पार्टी आई थी, और इसलिए उन्होंने फेवरेबल टू इंडिया डिसाइड किया था. तो आपका जब देश आजाद हो रहा है तो क्लीमेंट एटली है. द करेक्ट आंसर इज सी, राइट. इसके बाद आप फटाफट से इसमें आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. आई एम होपिंग कि आपने ये भी क्वेश्चन सही किया होगा. एविडेंस पे है, मैंने इसको पढ़ाया हुआ था आपको जब हम क्रैश कोर्स में डिस्कशन कर रहे थे. एक बात और मैं बोलूंगी, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टू द स्टूडेंट्स इन द क्रैश कोर्सेज एंड दे आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर. अगर आपने ध्यान दिया होगा आप वो क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे. यहाँ पर क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा जनरली एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाते हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा वेरासिटी टेस्ट करता है. तो ये तो करेक्ट था कि करेक्ट है, क्रॉस एग्जामिनेशन आप वेरासिटी टेस्ट कराते हो. लेकिन ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है लीडिंग क्वेश्चन जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते, एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाते. तो आप बताइए आपने कौन सा आंसर करेक्ट लगाया हुआ है और क्यों लगाया है. ऑब्वियसली अगर आप लगाओगे असर्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, है ना, तो ये आपका करेक्ट हुआ होगा एविडेंस पे. आपका ये सेक्शन 93 ऑफ एविडेंस पे आया था. ये सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब मैं आपको लेटेंट और पेटेंट एम्बिगिटी डिस्कस करी थी, मैंने बोला था कि देयर आर सम काइंड ऑफ एम्बिगिटीज व्हिच आर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. तो वहां पर आप कुछ और फैक्ट एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंस नहीं दोगे. सेक्शन 93 व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सक्लूशन, और एक्सक्लूशन आप इसका किसमें करो, यानी एक्सप्लेन नहीं करोगे कि नहीं कुछ और ही फैक्ट था, है ना. तो आपने सेक्शन 93 ऑफ एविडेंस में यही पढ़ा है, इसका आंसर भी आपका बी करेक्ट होगा, राइट. इसके बाद आप क्विकली फटाफट से आ जाइए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज क्रैश कोर्स में हमने डिस्कस किया था, बताया भी था आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी डेट याद रखिएगा. और मुझे उम्मीद है कि आपने ये आंसर करेक्ट लगाया होगा. दैट जो जितने भी ई रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप 5 इयर्स का उसमें था, जबकि दो चीजें मैंने पढ़ाई थी, एक 30 इयर्स किसमें था, पावर ऑफ अटॉर्नी में, और इसमें था 5 इयर्स. तो आई एम होपिंग कि आपने ये आंसर करेक्ट किया होगा, राइट. इसके बाद फिर इस पे आ जाओ रिलेशनशिप पे. रिलेशनशिप को लेके जब भी प्रिजम्पशन आप करते हो तो वो ओपिनियन कैसा होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग हुज ओपिनियन वुड कैरी वेट. तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी सही होगा, बिकॉज ओपिनियन एक्सप्रेस बाय दोज हु आर हैविंग द स्पेशल मीन्स और नॉलेज. आप उनकी ओपिनियन को रेलिवेंट करो. यहाँ पर आप कैंसिलेशन पे भी कर सकते थे, कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ था, देयर आर द हस्बैंड एंड वाइफ, मीन्स टू से अगर एक कपल है, वो काफी टाइम से रह रहे हैं एंड वी डोंट नो वेदर दे आर हस्बैंड और वाइफ, तो द पीपल लिविंग इन दैट लोकेलिटी दे आर ऑब्जर्विंग देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी गिवन द टाइम टू एक्सप्लेन. आप उनको बोलो कि उनका ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, वो रेलिवेंट भी होगा. इसके बाद फिर आप इसमें आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, राइट. यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ट्रायल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा. During the course of trial, Mr. X is summoned to merely produce the crucial document. Can he be called as a subject in the cross examination during the trial? अगर आप किसी को बुला रहे हो डॉक्यूमेंट के लिए, तो क्या आप उसको ट्रायल पे उससे एविडेंस भी ले सकते हो, क्या उसको एग्जामिन कर सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि आपने वहां पर एक सेक्शन पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट में 139 विच सिंपली सेज कि जो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने आया उसके डॉक्यूमेंट को लो और उसको जाने दो, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे. करेक्ट. तो ये वाला भी आपका आंसर 15 का क्या होना चाहिए, दैट इज 15 का ए नंबर, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड, है ना. तो ये भी आपका, ये क्वेश्चंस एविडेंस के मैं बोलूंगी, आई वुड एग्री कि एविडेंस के क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं, बहुत इजी नहीं थे, लेकिन थोड़े से उनको आपने ध्यान देना था. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा. एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, राइट. एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज इन सच एग्रीमेंट इज बाउंड टू रिस्टोर इट टू द पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट.
यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस से भी लगाओ तो जो वॉइड एग्रीमेंट है या आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में रिस्टोर तो कराओगे ना किसी को जिसके साथ आपने बेनिफिट्स लिया है, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पर 16 का ए है ना, 16 का एक आपने टिक किया है। आप चेक करिए अपनी आंसर शीट में आपने क्या किया है। 17 पे आइए, इस क्वेश्चन पर लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, नो डाउट देयर आर सम स्टूडेंट हु यूज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ने बोला यूनिलेटरल है, कुछ ने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट पर भी टिक किया है। ये क्वेश्चन नॉर्मली लोगों का गलत हुआ है। देयर आर सम स्टूडेंट हु टिक द करेक्ट आंसर, सो होपफुली दे आर इन अ बेटर पोजीशन। क्यों, देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक पर्सन ऑलरेडी अपना परफॉर्मेंस कर चुका, उसने कोई प्रॉमिस पे नहीं किया था, उसने परफॉर्म कराया कोई भी चीज, उस परफॉर्मेंस की वजह से दूसरे ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए इस एक्सचेंज में कुछ करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट बाइलेटरल, दिस इज यूनिलेटरल, क्योंकि एक तरफ से ऑलरेडी कुछ हो चुका है, उस समय हमारे बीच कंसेंसस ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था। तो आप जो कर रहे हो दैट इज यूनिलेटरल। आपका कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर यूनिलेटरल है और ये बाइलेटरल नहीं है, ना ही ये एग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटेड में आपने एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन पढ़ा है जो पास्ट सर्विसेज होते हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि जब हम पास्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहां पर। तो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आपने यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है देन आंसर इज करेक्ट। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप सीधे सीधे सिंपली देखो इसमें सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट विच डिफाइंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने सिंपली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट को आपके सामने रख दिया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आप करेक्ट करके आते। क्या इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए इन्होंने कौन कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट है। तो इसमें पहली चीज, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंटिंजेंट इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स ऑन कंडक्ट ऑफ द या विल ऑफ द पार्टी। सेक्शन 34 आप याद करो, अगर मेरे कंडक्ट पर, मेरी विल पर चीजें चेंज हो रही हैं तो वो कंटिंजेंट नहीं होता, आप इसको करेक्ट मानोगे। कंडीशन कंटिंजेंसी मस्ट बी सर्टेन नेचर, अनसर्टेन होगी तो वो वेगर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। कंटिंजेंसी कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 में क्लियरली कोलैटरल वर्ड ही दिया गया है। तो ऑल ऑफ द फैक्ट्स आर करेक्ट। 18 का सेक्शन 18 क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 पर आओ, रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये क्वेश्चन लोगों को टफ लगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन पढ़ा था हमसे तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपने ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं किया होगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन 2 और 3 टाइम्स कि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग कंफ्यूज रहते हैं और हमने आपको से पढ़ाया था कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो 2001 के बाद आ रहा है या 2001 से पहले आ रहा है, इसमें डिफरेंस है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इसका आंसर सी लगाया होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज मैंडेटरी। Please remember, if the proposed purchaser has entered into the agreement under section 53A after the Act of 2001 amendment, right? तो इसका आपने, क्योंकि मैंने बताया था कि 2001 की बात करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है 53A ऑफ टीपीए, जो कि आप पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। लेकिन अगर आपने उससे पहले ट्रांजैक्शन किया है तो वहां पर आपको डिफेंस मिल जाएगा, सेक्शन 49 का इफेक्ट आप पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप फिर सेक्शन 20 पे आ जाओ, ये आपका सोगा से क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्शन क्या ग्राउंड पर आपको कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, वो डिस्क्रिप्शन पर चीज नहीं मिल रही है, आप आउटराइटली उसको रिजेक्ट करने का राइट रखते हो, ठीक है। यहां पर आपका आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ए आंसर इज करेक्ट, तो ये भी बहुत टफ नहीं था। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हैज द पावर टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। कॉमन सेंस से भी लगाओ, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसकी मदर को, अपने बच्चे को अडॉप्शन पे देना है, तो क्या पिट्यूटरी फादर की कंसेंट की जरूरत है? ऑब्वियसली नॉट, वो अपने आप अकेले कर सकती है, आपको पता है इस चीज का। तो यहाँ पर जो आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हो, इस क्वेश्चन में आपने सिंपली लगाना था कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पिट्यूटरी फादर, फादर की कंसेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेजिटिमेट चाइल्ड है और पूरा कंट्रोल मदर के हाथ में होता है। आप चाहे मुस्लिम लॉ में पढ़ो, आप चाहे हिंदी लॉ में पढ़ो, आप इलिजिटिमेट चाइल्ड की फुल कस्टडी मदर के पास होती है। और हाँ, ये मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन नो डाउट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में जितने भी ग्राउंड्स आप 9 पढ़ते हो, उसका इंप्रेशन आपने सुन्नी के किस शाखा से लिया है? प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, मलिकी से लिया था, तो मलिकी वाज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। ये फर्म के बारे में था, फर्म कब डिसॉल्व होती है, देयर वर ग्राउंड्स गिवन, लेकिन जब आप कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते हो दैट इज प्रोवाइडेड अंडर
सेक्शन 41 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, और यहाँ पर सिर्फ ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड्स नहीं है ना, तो आपने सिर्फ इसको टिक करना था, इनको टिक नहीं करना था, बिकॉज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के ग्राउंड्स हैं ये सारे, और ये वाला जो है कंपलसरी डिसोल्यूशन, इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर ए, ठीक है। और आई होप यू आर गॉन थ्रू सेक्शन 41 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। 23 का क्वेश्चन नंबर ए सही है। 24 पे आ जाओ। 24 लोकल लॉ का क्वेश्चन था, हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एक्ट 1973 से। इसमें पूछा है कि ये लॉ किस पर अप्लाई होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर अप्लाई होता है या नॉन रेजिडेंशियल पर होता है। तो ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अगर आपने बेरेक पढ़ा होगा तो वहां आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि चाहे रेजिडेंशियल हो या बिजनेस और ट्रेड पर्पज से कोई प्रॉपर्टी हो, दोनों पर ही ये लागू होता है। अगर आपने यूपी का या कहीं और का लॉ पढ़ा होगा तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स वाली प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता। तो शायद यहाँ से भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ हो, बट आई एम होपिंग कि आपको ना हुआ हो। तो आंसर इज सी, है ना, आंसर इज सी। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी सिंपल, अगर आपने लॉ नहीं भी पढ़ा था तो भी आप कर लेते। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एज पर सेक्शन 24 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट हु प्रिजाइड द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। आप जनरली आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, आप पढ़ते हो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट मींस व्हाट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर आपने लोकल लॉ नहीं भी पढ़ा होता तो भी आपने डिस्ट्रिक्ट जज ही लगाना था, है ना, सीनियर डिवीजन तो नहीं लगाते। कलेक्टर भी आपको नहीं लगाना था क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आप उसको भी नहीं लगाते। कैंसिलेशन के थ्रू आपने डिस्ट्रिक्ट जज लगाना था। अगर आपने लगाया है देन इट्स वेल फॉर यू, नहीं लगाया नॉट टू टेक टेंशन बिकॉज देयर आर सम अदर क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपने लगाया होगा। यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे सिंपली स्टॉपल का डेफिनेशन पूछ लिया उन्होंने, स्टॉपल मींस व्हाट, क्या क्या होता है, और फिर पूछा ये क्या है, दैट इज स्टॉपल। करेक्ट आंसर इज सी, है ना। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे, फर्दर एग्जामिनेशन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। वेरी सिंपल, आप मेन एग्जामिनेशन बोलोगे, एडिशनल बोलोगे, री एग्जामिनेशन बोलोगे, ऑफ कोर्स आप बोलोगे री एग्जामिनेशन, है ना। 27 का सी आंसर। देन वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा डिस्कशन आपके साथ हुआ था क्रैश कोर्स में, और मैंने बताया था कि जब आप 112 सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ते हो, वहां पर क्या चीज है, पैटर्निटी, मैटर्निटी, क्या चीज है, लेजिटिमेसी। तो वर्ड यूज है पैटर्निटी, यानी हम इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29 विच इज सिंपली क्लियर, नो डाउट इन हियर। कौन से फैक्ट्स है जो कोर्ट के लिए जुडिशियली नोटिसेबल होते हैं, कोर्ट उनसे आपसे एविडेंस नहीं मांगता, तो यू शुड मूव टुवर्ड सेक्शन 57, 58, 56 जहां पे आपने पढ़ा जो फैक्ट्स कोर्ट के थ्रू जुडिशियली नोटिसेबल हैं आप उस पे एविडेंस मत दो। साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्स एडमिटेड होते हैं एज पर सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उन पर भी आपको एविडेंस देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो दीज टू मींस टू से बोथ ए एंड बी आर करेक्ट फॉर दैट, है ना। तो आपने ये लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सर्टिफाइड कॉपी होगी अगर रजिस्टर्ड सेल डीड की, रजिस्टर्ड सेल डीड है उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। सेक्शन 79 क्या कहता है आपको पता होगा, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो सेकेंडरी एविडेंस होती है, प्राइमरी नहीं होती। सेकेंडरी एविडेंस, इसका मतलब बी आंसर इज करेक्ट। एंड देन वी मूव टुवर्ड द आईपीसी क्वेश्चन। आईपीसी में क्वेश्चन दिया है फॉल्स स्टेटमेंट र्यूमर करे हो और आपका इंटेंशन है म्यूटनी का, वो आंसर इज करेक्ट 505। प्लीज रिमेंबर इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप कैंसिलेशन के थ्रू भी करेक्ट कर सकते थे। आपको याद है ये नहीं है, ये नहीं है, तो इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता था। देन आपका अगर आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाते देन आप इधर 505 पर करेक्ट करते। सो बेसिकली यहाँ पर 0.08 माइनस मार्किंग है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था तो भी 505 और 351 में अगर ऑप्शन में आप कोई एक लगा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी करेक्ट की बन रही थी। Now come to question number 32. Question number 32 which simply talks about criminal conspiracy. Conspiracy के लिए एक एग्रीमेंट होता है और कॉमन सेंस की बात है, एग्रीमेंट एक लोग नहीं कर सकता, टू पीपल मस्ट बी देयर। सो एग्रीमेंट बिटवीन टू। 32 का आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट। इसके बाद से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट दैट इज 33 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इस क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ऑलरेडी आ चुका था। जब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो किस चीज को ग्राउंड में नहीं रखा गया, क्रिमिनल ट्रेसपास है, ऑफ कोर्स है, मिसचिफ है, यस इट इज, थेफ्ट है, यस, ये आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन डजंट कवर अंडर डिफेंस ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव में पूछा है।
इसके बाद 34 में आ जाओ, विच इज सिंपली सेज आप विधि की भूल को क्षम्य नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई भी हो, इंडियन हो, फॉरेनर हो, कोई भी हो, हम लॉ की इग्नोरेंस टॉलरेट नहीं करते। फैक्ट की इग्नोरेंस टॉलरेट कर सकते हैं, लॉ की इग्नोरेंस टॉलरेट नहीं कर सकते। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने देखा होता, दैट इज सिंपल ओनली, इज सिंपली व्हाट इट्स सेइंग अबाउट 35 आई एम रीडिंग। इन अ बस्टलिंग मार्केट टू boys Q and T engage in a heated argument that quickly escalated into a physical altercation, but please remember फोर्थ लाइन पढ़ो इसका, इन द मिडस्ट ऑफ द कॉन्फ्रंटेशन Q विदाउट प्री मेडिटेशन। यहाँ पर प्री मेडिटेशन कुछ नहीं है, तो अगर उसको कोई प्री मेडिटेशन नहीं है तो इसका मतलब तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या चीज है। प्री मेडिटेशन आप समझ रहे होगे कि हम डिफेंस की जब बात करते हैं तो हम उससे पढ़ते हैं प्रीमेडिटेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली क्या ऑफेंस किया है, आपने विद इंटेंशन उसको शार्प ब्लेड से हर्ट किया है। तो जब आपको पता है, जब हम ग्रीवियस हर्ट पढ़ते हैं एज पर सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पेनल कोड, वहां पर सिंपली आपको दिया है कि जो परमानेंट नेचर का हर्ट होगा वो ग्रीवियस हर्ट में आता है, हर्ट में नहीं आता। देयर आर सम स्टूडेंट हु हैव मार्क्ड नेग्लिजेंस आल्सो, नहीं, नेग्लिजेंस की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही, नेग्लिजेंस का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। आप एक लॉ पढ़ते हो, जब आप हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ते हो, दैट इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जहां पर एज की बात हो रही है। उस लॉ से पहले जो इंप्रेशन आया था वो आया था आपका शारदा एक्ट से, जो कि ब्रिटिश पीरियड में बना था। शारदा एक्ट में जो एज का ड्यूरेशन लिया था उससे इंस्पायर होकर हमने ये लॉ बनाया था, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। द करेक्ट आंसर इज फॉर 36 इज डी, है ना। इसके बाद आप आ जाओ, बहुत सिंपल सा पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट करते हो, अब बताइए 37 नंबर, विच इज वेरी सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं, उसमें भी लास्ट में लिखा है वी देयर बाय हियर बाय अडॉप्ट टू इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डे 26 नवंबर, करेक्ट। सो 26 नवंबर इज द राइट आंसर, दैट इज 37 का डी। यहाँ पर इन विच ईयर नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब हमारा 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुआ था, आफ्टर दैट सबसे पहले इनिशिएटिव में नीति आयोग ही हम लाए थे प्लानिंग कमीशन की जगह पर। यहाँ पर दो चीजों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, इससे ज्यादा तो इनमें मैं नहीं करूंगी, बट यस 2015 वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हम 2015 में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका है। इसके बाद फिर आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं स्टूडेंट तो आप आराम से कर लेते। अंडमान एंड निकोबार किसके उसमें आता है, द राइट आंसर इज फॉर व्हाट, तो यहाँ पर कैलकाटा हाई कोर्ट है, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45। मैंने इस क्वेश्चन को एविडेंस में आपको पढ़ाया था, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेक्शन 110 जहां पर आप पढ़ते हो प्रिजम्पशन ऑफ ओनरशिप, मैंने उसे बताया था कि जो पर्सन पर्टिकुलरली पोजेशन में होगा 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ है। आप जो पर्सन बाहर है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ओनर मैं हूं, यानी जो अफर्म करेगा कि मैं ओनर हूं उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, जो अफर्म करेगा। जरा इसमें ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस अगर आप देख पा रहे होगे तो वहां सिंपली आपका करेक्ट आंसर हो जाता द पर्सन हु असर्ट्स, असर्ट या अफर्म। तो यहाँ पर 45 का क्वेश्चन नंबर का सी इज अ करेक्ट आंसर। 46 पे आ जाओ। 46 इज अबाउट, जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हो तो हिंदू मैरिज एक्ट में सिंपली ये चीज कही गई, जब आप इसके एप्लीकेशन की बात करते हो कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैरिज आप ये लॉ जो अप्लाई हो रहा है, ये लॉ इन्फोर्स हो रहा है हिंदू मैरिज एक्ट, तो मैरिज पहले हुई हो या बाद हुई हो सारे लोगों को हमने इक्वल ट्रीट किया है, सबको हमने ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द मैरिज इज सॉलेमनाइज्ड। तो ये सारी एज की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। 46 नंबर पे आंसर यही लगाओगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द मैरिज हैज बीन डन। तो सी नंबर, पिटीशन इज मेंटेनेबल as it was solemnized before or after commencement of this fact not matters। सर क्वेश्चन नंबर 47 पे आइएगा जरा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ, डाउट इन दैट सेंस कि यहाँ पर आपका जो कमीशन है उसको भी शायद ये क्वेश्चन को कंफ्यूजन है इसमें, बिकॉज मैरिज हैज बीन सॉलेमनाइज्ड बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, द डिवोर्सी मे मैरी अगेन। तो कब तक कर सकता है, अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट का वो सेक्शन पढ़ा होगा जिसमें अपील की बात हो रही है, तो वहां पर तो आप 90 डेज की बात करते हो, तो करेक्ट आंसर वुड बी 90, है ना, मींस उसे डी नंबर है। बट अब आप देखिएगा कि कमीशन क्या देता है, बिकॉज मे बी देयर आर सम सेइंग बी एंड सम सेइंग डी, तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर इज डी। तो आपने डी लगाया है दैट इट इज फाइन,
है ना। लेकिन जिन्होंने बी लगाया है, जिस लॉजिक के साथ लगाया है, दे शुड वेट फॉर दैट कि रिजल्ट क्या आता है आंसर कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 48, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स टू। यहाँ पर वैसे तो इजी था, मैंने 3 जनरेशन 5 जनरेशन की हम बात कर चुके थे आपके साथ, लेकिन जो वर्ड यूज हुआ था इंक्लूसिव, तो यहाँ पर थोड़ा था कि इंक्लूसिव यानी उसको भी आप काउंट करोगे या उसको बाहर करोगे। तो आंसर इज ए, इंक्लूसिव, द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव एंड द फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। नॉमिनी का कॉन्सेप्ट शायद आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा, क्रैश कोर्स में शायद ना पढ़ा हो, बट यहाँ पर मैं अगर बोलूं आपसे कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो नॉमिनी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के देखिए। नॉमिनी क्या होता है एक्चुअली? नॉमिनी इज द पर्सन जिसे बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने का। तो यहाँ पर वो लीगल एयर तो हो नहीं जाएगा, वो ट्रस्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हम कॉमन सेंस से लगा सकते थे, अदरवाइज इस क्वेश्चन की ना लगाने की भी प्रोबेबिलिटी थी। लोगों ने कुछ ने नहीं लगाया क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, और अगर जिन्होंने लगाया है उन्होंने या तो लीगल एयर बोला या ट्रस्टी बोला, तो जिन्होंने ट्रस्टी बोला द राइट आंसर इज फॉर ट्रस्टी। ठीक है, 49। कम टू क्वेश्चन नंबर 50, हिंदू सक्सेशन एक्ट। व्हेन अ हिंदू वुमन डाइज इंटेस्टेड, उसकी प्रॉपर्टी किस पर जाएगी? तो अगर आपने सेक्शन 14, 15, 16 पढ़ा है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो विमेन्स की सक्सेशन से रिलेटेड राइट्स की बात करता है, वहां पर जो फर्स्ट क्लास ऑफ हेयर है, जो लीगल एयर है, उसमें हस्बैंड, सन एंड डॉटर है। अगर ये नहीं होंगे तब जाकर आप इनको दोगे। तो आई होपिंग कि आपने इसका डी लगाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 इज वेरी इजी बिकॉज आई वुड से अगर आप सेक्शन 299 एंड 300 में डिफरेंस कराते हो, पहला लैंडमार्क जजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट वो यही जजमेंट है, दैट इज आर पुनैया, है ना। तो इसमें भी आपने सेक्शन 299 और 300 के बीच डिफरेंशिएट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question that I'm talking about, that is question number 52, which is if you have gone through the question तो वो गलत नहीं होगा, अदरवाइज वो गलत होगा क्योंकि वहां 2 वर्ड्स कंफ्यूज किया उन्होंने, फोर्जरी वर्ड यूज करा है। तो हो सकता है कि आपने फोर्जरी वर्ड की वजह से फोर्जरी लगाया हो, तो आई एम होपिंग कि ना किया हो, ऐसा हो। रीजन बीइंग, अगर आपने काउंटर फेटिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे आईपीसी में, उसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज को रिजेंबल करते हो किसी दूसरी की चीज के साथ, आपकी इंटेंशन डजंट मैटर, अगर वो चीज सामने वाले को बिल्कुल क्लियरली अज्यूम कराती है कि वो चीज वही है, तो वहां पर आपने काउंटर फीटिंग की है। तो 52 में काउंटर फीटिंग इज द करेक्ट आंसर। 53 इज फ्रॉम सीआरपीसी विच इज वेरी इजी क्वेश्चन कि आपको लीगल एड कहाँ मिलता है। मैंने सीआरपीसी के क्रैश कोर्स में आपको बताया था, होपिंग आपको याद आ रहा है। मैंने बोला था कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 304 जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और वो आया भी है ना। इसके बाद फिर आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे, केस लॉ पे बेस्ड है, दैट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, दैट इज जोसेफ साइन। जोसेफ साइन की जजमेंट आपका 497 से एडल्ट्री से। आई होप कि आपने बिना किसी डाउट के इसी को आंसर में लगाया होगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 2 components of crime is very easy, mens rea and actus reus without having any doubts, right? And then we will move toward question number 56. Question number 56 talks about Attorney General is given the right to participate in the house. It means to say which house? Please remember student, both of the houses is important for you. So both of the houses for the parliament you can move toward. Answer number C. Question number 57 पे आइए. Identify the first Indian to be appointed to the International Court of Justice. नगेन सिंह, विदाउट एनी डाउट, इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया था, तो यहाँ पर ही कोई दिक्कत नहीं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 58, वेयर अ प्लेंटिफ इज अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड। लिमिटेशन लॉ को क्वेश्चन है, अगर प्लेंटिफ इज अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड, आप किस दिन सूट फाइल कर सकते हो? जब तक उसको पता नहीं होगा वो कैसे फाइल करेगा, है ना। तो आपका लिमिटेशन ऑफ द पीरियड विल स्टार्ट व्हेन द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड हैज कम टू हिज नोशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर नंबर बी। 59, फ्रॉम विच डेट विद पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट। एसआरए में किस दिन से स्टार्ट कराओगे? जो फिक्स करी परफॉर्मेंस की वो, या फिर जिस दिन नोटिस ऑफ परफॉर्मेंस रिफ्यूज किया गया, आपने कहा कि मैं आज से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 60, सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट बेयरक से पूछा था, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। इट सिंपली टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोना फाइड इन द कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 इज फॉर आंसर नंबर बी। एंड देन कम टू क्वेश्चन नंबर 61 दैट टॉक्स अबाउट 2 clause 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, द टर्म जजमेंट encompasses. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? आई हैव लेट यू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ जजमेंट किस सेक्शन में दिया गया है सीपीसी में, और उसमें सिंपली दिया है कि आपने सिर्फ इसमें ग्राउंड्स बताने हैं। ग्राउंड्स मतलब ग्राउंड्स फॉर एडजुडिकेशन, जो भी आप ग्राउंड्स दे रहे हो।
and then we should move toward that is question number 61. Okay, that's fine. Question number 62. Question number 62 में एक concept दिया है forum non convenience. फोरम नॉन कन्वीनियंस एक मैगजीम है जिसमें ये कहा गया है, सीपीसी में आप पढ़ते हो कि अगर फोरम एक से ज्यादा दिए हैं तो कोर्ट कौन से फोरम में आपको कंप्लाई कराएगा, कोर्ट विल टेक ओवर what will be the accurate place, यानी convenience देखोगे आप. 62 with the right answer with option number B, that is the doctrine allowed the court to refuse exercise jurisdiction. Forum is available to the interests of the parties. Okay, then come to section number question number 63. Simply easy. Restitution कहाँ है? Without any doubt section 144 without any more discussion. 64 question number 64 which talks about property is sold. Property is sold क्या चीज आप नहीं कर सकते, which is incorrect. देखिए इसमें इन्होंने साफ बोला है without giving notice. आपने नोटिस दिया ही नहीं, it is a violation of natural justice, right? और जैसे ही वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है आपका करेक्ट डिसीजन नहीं हुआ तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस. यहाँ पर आपने प्रोसीजर करेक्टली फॉलो नहीं किया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 इज टेकन फ्रॉम एविडेंस एक्ट सेक्शन 105 और इस 106 और इसको मैंने आपके क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस किया था जब मैंने आपको एविडेंस पढ़ाया था क्रैश कोर्स में. मैंने बोला था कि अगर आपके पास टिकट नहीं है एंड टीटी केम टू यू एंड सेज कि टिकट है या नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा. बिकॉज टिकट है या नहीं है, यू हैव टेकन परचेज और नॉट, इट इज स्पेशली इन योर नॉलेज. तो किसके ऊपर बर्डन होगा? दैट इज सेक्शन 106 के थ्रू. ठीक है, तो हु विल हैव द बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी द बर्डन ऑफ प्रूफ इज दैट द पर्सन हु इज हैविंग द टिकट. उसके पास टिकट है या नहीं है उसको पता होना चाहिए ना इस बात का. एंड नाउ कम टू विच क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन, अभी प्रेजेंटली डिस्कशन चला. यहाँ पर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रल विस्टा दे रखा था क्योंकि स्कीम प्रोजेक्ट वहीं से आया था, बट इट इज संविधान सदन. क्वेश्चन नंबर 67 विच टॉक्स अबाउट, यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टेक्निकल था. इन्होंने एलजीबीटीक्यू राइट्स एंड सेम सेक्स मैरिज तीन चीजें एक साथ कर बोला था. कौन सा जजमेंट है जो इसमें रेलिवेंट नहीं है? आप एलजीबीटीक्यूज में आओ. एलजीबीटीक्यूज के लिए हम नवतेज सिंह पढ़ते हैं. राइट्स यानी राइट टू प्राइवेसी हम पढ़ते हैं के.एस. पुत्ता स्वामी. और इसके अलावा जो आप राइट ऑफ मैरिज पढ़ते हो शफीन जहां में आपने पढ़ा था एवरीबडी हु इज अडल्ट हैज राइट टू चूज हिज लाइफ पार्टनर. तो यहाँ पर ये सारे जितने भी केसेस हैं वो आर्टिकल 21 से हैं. बट नवाम रेबिया इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आपको इसको एक्सक्लूड करना था. आपको यही करना था कि ये क्वेश्चन है, ये केस है जो कि हम एक्सक्लूड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 68 में आपका पूछा था दैट जीके का क्वेश्चन आईएनएस कृपान. राइट, करेक्ट आंसर इज आईएनएस कृपान. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन था. कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में पहला चीज यानी जब आप सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हो दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसके बाद फ्रॉम वेयर द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन इज टेकन, वही पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आपने सिंपली जीके पढ़ा होगा जर्मनी से लिया गया है विदाउट एनी डाउट. ओके, देन आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 विच टॉक्स अबाउट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. इजी, माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 इट टॉक्स अबाउट विद द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट लिया है, इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ 72. द राइट आंसर इज बी, यानी कि पार्टी जिसकी कंसेंट आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया है उसका उसके ऑप्शन पे होगा. क्वेश्चन नंबर 73 विच टॉक्स अबाउट वेयर द बोथ पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर मिस्टेक एज टू हैव द मैटर ऑफ फैक्ट. मैटर ऑफ फैक्ट का मिस्टेक कहां पर दिया गया है, किस सेक्शन में? सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट दोनों ही पार्टीज वाइड. ओके, एंड देन कम टू क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर पाते. इंश्योरेंस पॉलिसीज का था जो आप सिंपली कह रहा था उसके साथ कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ. द करेक्ट इज आंसर इज फॉर ए कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. राइट, 74 का क्वेश्चन नंबर ए. 75 हु इज अ माइनर बोरोज मनी. 75 क्वेश्चन नंबर 75 को देखिएगा. बोरो करते हो मनी को, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था दैट ए हुज अ माइनर बोरोज मनी एंड लोन ले रहा है, फिर उसके बाद रिकवरी कराना चाहता है. जब माइनर था तब आपने पैसा लिया, जब आप मेजर हो गए तब आपने उसको पेमेंट कर दिया. तो आपने मेजर होने के बाद पेमेंट किया, इसका मतलब यू हैव रेक्टिफाइड. तो सिंपली ये रिकवरेबल है, अनलॉफुल नहीं है. आपका आंसर 75 का सी नंबर.
Question number 76. In case of bribery, the conversation between accused R.M. Malkani was the state of Maharashtra. अगर आपने जजमेंट पढ़ा होता सिंपली भी तो रेस्ट जस्टे का पार्ट है, आप इसको कर लेते. कहाँ गया ये चीज? हाँ, क्वेश्चन नंबर 76. तो आरएम मलकानी में आपने पढ़ा था कि अगर टेप रिकॉर्डिंग है या कोई कम्युनिकेशन है वो रेलिवेंट होता है. यहाँ पर जो डायलॉग्स हैं वो सेक्शन 24 में नहीं जाएंगे, ना ही 25, 26 में जाएंगे, सेक्शन 6 का पार्ट होंगे, रेस्ट जस्टे का रेलिवेंट है. Question number 77 which talks about A is accused of child murder. The following evidence came to light. सब चीजें circumstantial evidence पर दी गई. Question number 77 का B. इसके बाद फिर आप आ जाइए 78 पर. 78 which simply talks about in which the following case section 114 of evidence की relevancy है. सेक्शन 114 में पूरी लिस्ट देखिएगा, वो सारी चीजें इन्होंने एज इट इज आपको दे रखी है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. Then we will move toward question number 79. Question number 79 talks about consent under Indian contract means agreeing on the same thing in the same sense. बहुत easy question था. Prospectus of a company issued by subscription of share is just an invitation. Okay. Illegal payment in connection with the election is dealt with section 171H. आईपीसी का क्वेश्चन था. वेयर शुड बी एज ऑफ माइनर? एज ऑफ माइनर इन टर्म्स ऑफ किडनैपिंग दो एजेस हैं, आपको पता है 16 एंड 18, राइट. सो 82 का आप आंसर लगाओगे, दैट इज 16 का 82 का सी. इसके बाद इन क्रिमिनल ट्रायल जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट हमेशा प्रोसिक्यूशन पर बर्डन होता है और किसी पर नहीं. फिर 84 पे आ जाओ. 84 सिंपली टॉक्स अबाउट मैजिस्ट्रेट के पास स्पेसिमेन सिग्नेचर का राइट किस सेक्शन में है? 311 ए. सीआरपीसी बैरक से है, कोई इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था. जस्ट कम टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर इम्प्रिजनमेंट के लिए टोटल कितना है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज 7 years and fine. If a person is unsound, he wishes to abandon a part of the claim, what would be the correct procedure? ये सीपीसी का क्वेश्चन था जिसमें दोनों प्रोसीजर फॉलो करो. आप एडवोकेट, आप एक एप्लीकेशन फाइल करो और सारी बातों को एफिडेविट में प्रूफ भी करोगे. तो यू शुड मेंशन आंसर नंबर, correct answer is both B and C. The correct answer is this one. 87 Order 7 Rule 11 Clause D which talks about, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लोगों ने टिक करके all of the above लगाया है, इसको नहीं लगाना. Jurisdiction limitation then means to say ये आपका नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर आप इसको टिक करके आना था. Order 2 Rule 2 इसमें नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 88 A defamation to a suit against whom relief is claimed is called, जिसके अगेंस्ट आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, तो टू होम व्हाट वुड ये कॉल? तो यहाँ पर आपने एक पढ़ा है प्रोफार्मर डिफेंडेंट, इससे आप कोई रिलीफ नहीं मांगते, बस उसको आप ज्वाइन कर लेते हो. तो यहाँ पर प्रोफार्मर. एंड आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 89 पे. क्वेश्चन नंबर 89 टॉक्स अबाउट ये जो आपने अमेंडमेंट्स किए, 2 अमेंडमेंट सीपीसी में है और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किस में आई थी? सलीम बार एडवोकेट में, विच इज वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड. And then we will move toward order 1 rule 10 which talks about तीनों चीजें हैं, substitution, addition, striking, तीनों चीजें. क्वेश्चन नंबर 90 का D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 91 who among the following female does not have the capacity to individually adopt under Hindu marriage act? कोई पर्सन हिंदू हस्बैंड या वाइफ चाइल्ड को अडॉप्ट अकेले नहीं कर सकती, अगर मैरिड है तो नहीं कर सकती, बिकॉज आपने पढ़ा है सेक्शन 9 क्लॉज 4 जहां पर आपने दूसरे हस्बैंड को, और हस्बैंड अगर कर रहा है तो वाइफ की परमिशन मैंडेटरी है. What is the effect of degree of judicial separation? क्या होता है डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन में? डिसॉल्व द मैरिज, डजंट डिसॉल्व द मैरिज, मेयर सस्पेंड्स कोहैबिटेशन. तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट, यानी डी इज द करेक्ट आंसर. 1993 इज टॉकिंग अबाउट अ कोर्ट एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट, वो क्या करेंगे? मॉडिफाई, वेरीफाई, रिसाइन. करेक्ट आंसर इज डी, सारे करेक्ट हैं. 94 which talks about adoption validly made under provision of Hindu Adoption and Maintenance Act. यहाँ पर adoption validly made किया गया है. That is question number 94. Question number 94 is talking about that is neither A nor B. ठीक है. 95 पे आ जाइए. Question number 95 is simply talking about definition of that is किसका डेफिनेशन पूछा है? हाफ ब्लड एंड यूट्रेन ब्लड. इसमें पूछा है कि अगर दोनों डिफरेंट है, यानी एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ्स डिफरेंट है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज अबाउट हाफ ब्लड. ओके, तो राइट आंसर इज अबाउट हाफ ब्लड. एंड देन विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 96. 87 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइज. यहाँ पर भी लोगों का गलत हुआ है, बहुत से लोगों ने इन ल्यू किया, कुछ ने इन एडिशन टू किया. करेक्ट आंसर, अगर आपने बेरक पूरा पढ़ा होगा, दोनों ही चीजें आती हैं, इन ल्यू और इन एडिशन दोनों.
सेक्शन 107 में टॉक्स अबाउट ये आपका किस चीज में आपने बॉन्ड भरना होता है, व्हेन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज लाइकली टू हैव दैट ब्रीच ऑफ पीस विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 97 एंड देन क्वेश्चन नंबर 98 टॉक्स अबाउट व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ सेंडिंग वुमेन अलीग टू द विक्टिम ऑफ रेप. विद इन 24 आवर्स आप जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 99 172 क्लॉज 2 केस डायरी की बात हो रहा है, इसको आप कैसे यूज करोगे, नॉट इन द एविडेंस बट एट इंक्वायरी, आप इसको कैसे यूज करोगे. क्वेश्चन नंबर 99 विच सिंपली टॉक्स अबाउट नॉट एज एविडेंस. क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 100 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट गिव एन ऑर्डर टू डिस्पर्स एन असेंबली. ये पूरा जो चैप्टर है आपका वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसी को बाहर करना है आपको. 100 को क्लॉज सी देखिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू इश्यू द बॉन्ड, इसी को करिए बाहर आप. 100 का सी. 101 101 का सीपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो रही, ऑफ कोर्स आंसर इज यस, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होती. 101 का क्लॉज सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बिल्कुल सिंपल मीनिंग पूछा है. कॉज ऑफ एक्शन क्या है, is a bundle of rights, right? तो is a bundle of essential facts necessary for the plaintiff to prove is a correct answer A. क्वेश्चन नंबर 103 मैंने आपको डिस्कशन में पढ़ाया था, एक प्रॉब्लम थी सेक्शन 20 की ऑफ सीपीसी में, जहां पर प्लेंटिफ कहाँ रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी जगह पर आप सूट फाइल कर सकते हो, इसी को बाहर कर दीजिए. प्लेंटिफ दिल्ली में रहता है, दिल्ली को आपको बाहर करना है. 104 में इन अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है. ठीक है. Question number 105, which of the following statement in the CPC is related is correct. CPC is not providing you panel provision. I hope you understand. आपने उसी को टिक करना है, CPC panel provision नहीं है. Question number 106 is talks about rape victim की identity को disclose नहीं करोगे. Is a landmark judgment. किसका judgment है, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. 106 आंसर नंबर सी. 107 आइए, who can frame the charge. चार्जेस की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो, चार्ज फ्रेम कौन करता है, कोट करता है. क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर इज ए, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है. 108 वी टॉक अबाउट जर्मनी और जीके का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज भुवनेश्वर. 109 कोप 28 आपने कहाँ किया था, दुबई में किया था, करेक्ट आंसर इज फॉर दुबई. 109 का बी. 110 साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका वाज द कंट्री जिसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपका चल रहा है इशू, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुद्दे को उठाया है. इसके बाद 111 क्वेश्चन नंबर 18 से रिलेटेड है. ऑल ऑफ द अबव, चाइल्ड मैरिज, मैरिज बिटवीन, सारी चीजों को लेके पनिशेबल प्रोविजन है. 112 टॉक्स अबाउट नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. 112 आई एम टॉकिंग अबाउट. 113 जो है आपका, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कमीशन की तरफ से, इसमें करेक्ट आंसर दिया ही नहीं है. तो अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन, इसको कमीशन हटाएगा, बिकॉज द राइट आंसर इज नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 113 की मैं बात कर रही हूँ, इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन योर आंसर्स, राइट. 114 द राइट आंसर इज चाइल्ड द मैरिज रिमेन वैलिड. 115 इधर हस्बैंड इधर वाइफ मेंटेनेंस जो आपने मिलता है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. 24 टॉक्स अबाउट पेंडेंसी में दोनों को मिलेगा. सेक्शन 116 राइट आंसर इज ए. सेक्शन 117 जुवेनाइल जस्टिस रिलेटेड ट्रायल, we will talk about section 27. Section 118 when we talk about 378 of IPC, the correct is answer is B, right. Now come to section 119. life का meaning क्या है, एनिमल्स की लाइफ को हम डिनोट नहीं करते, प्लीज रिमेंबर. आंसर नंबर ए इज करेक्ट. सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 120 द राइट आंसर इज ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ सी. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था. सेक्शन 121 आंसर इज फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ऐसा है जिसने अभी रिसेंटली 300 इंडियंस की हाईजैकिंग के इशू पर डिस्कशन हुआ. सेक्शन 122 सभी को पता है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इशू ऑफ मालदीव विद इंडिया. इंडिया और मालदीव का जो इशू चल रहा था उसमें उन्होंने बोला है कि 24 मार्च तक अपनी कोप्स को हटा लो. सो यही क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज इजी सा पूछ दिया, आपने राइट आंसर मालदीव लगाना था. 123 में आपका सिंपली उन्होंने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, द एलिफेंट विस्पर्स, करंट अफेयर क्वेश्चन. 124 अब फेसबुक मेटा बन चुका है, इजी क्वेश्चन. 125 हिज रॉयल हाइनेस. So these are the 125 questions which has been asked in the Haryana judiciary. The question were easy. I am hoping there are some questions which were moderate, but there was not a single question which I would say is complicated. So overall
ओवरऑल जो आपका कट ऑफ जाना चाहिए वो कट ऑफ आपका आ जाएगा दैट इज 370 टू 385 जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज द स्टूडेंट जो उन्होंने 340 345 350 तक किया है थोड़ा सा डाउट होगा, बिकॉज पेपर जो है ना लास्ट टाइम आपका 351 गया है कट ऑफ, 351 टू 356, तो इजी पेपर है, तो 355 से पहले वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा निराशा हो सकती है, बिकॉज कट ऑफ हाई जाएगा विदाउट एनी डाउट, लेकिन अब इतना भी हाई नहीं जाएगा कि आप लोग सोच रहे हो कि 400 जाएगा. So the student who are having with these questions, with these answers, having the answers with more than 355, please start preparation of Haryana Judiciary Mains. And those students who are having the answers which are completely correct, which is more than 370, without having any kind of doubt, start preparing for mains. All the best for your exam. Thank you so much.